बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपिक्स की गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन, आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र और समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र। ये तीनों ही गॉस की प्रमेय के या गॉस के नियम के अनुप्रयोग हैं। बात करते हैं एक एक करके तीनों के बारे में, कुछ क्वेश्चंस भी इनके सॉल्व करेंगे। तो पहला टॉपिक है गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। देखिए, हमने गॉस का नियम तो निकाल लिया, उसकी उपपत्ति भी कर ली, हमने सिद्ध भी कर लिया उसको। अब हम ये ट्राई करके देखते हैं क्या गॉस के नियम से कूलाम के नियम को निगमित किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया जा सकता तो कहाँ मिस्टेक आ रही है, वो बात करेंगे। वैसे तो ये निगमन हो जाएगा। देखिए, निगमन करने के लिए हम क्या करते हैं माना एक बिंदु आवेश Q R त्रिज्या के, कितनी त्रिज्या ली है, R त्रिज्या के एक गोलीय कोश के केंद्र पर रखा है। कहाँ रखा है? R त्रिज्या के एक गोलीय कोश के केंद्र पर। तो हम एक R त्रिज्या का गोलीय कोश मान लेते हैं, मानते हैं ये रहा। मान लीजिए एक R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। इस कोश के केंद्र पर, ये केंद्र हो गया, यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q रखा है, और इस कोश की जो त्रिज्या है वो कितनी है? R। क्लियर? अगर हम गॉस के प्रमेय की बात करें, मान लीजिए कि इसकी सतह पर, ये जो गोलीय कोश है इसकी सतह पर कहीं भी एक छोटा सा हमने अवयव ले लिया। इस अवयव का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा? वो इसके लंबवत बाहर की ओर होगा, dA वेक्टर। अगर हम इस अवयव पर बात करें वैद्युत क्षेत्र की, तो देखो ये आवेश है, ये आवेश क्या करेगा? इस पर एक वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, क्योंकि धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी? बाहर की ओर। इस स्थिति में ये जो आपका वैद्युत क्षेत्र है और ये जो क्षेत्रफल सदिश है, इन दोनों के बीच कोण कितना आएगा? 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर आ जाएंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर आ गए, तो अगर हम गॉस की प्रमेय से बात करें, यहाँ पर देखते हैं पृष्ठ से, कैसा पृष्ठ है? गोलीय पृष्ठ। ठीक है, गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्योंकि आवेश इसके अंदर रखा है, तो इस पृष्ठ से क्या होगा? बल रेखाएं गुजरेंगी, यानी कि फ्लक्स गुजरेगा। और उसी फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? गॉस का नियम लगा लेते हैं। क्या पढ़ा है आपने? गॉस के नियम का फॉर्मूला क्या था? समाकलन। ठीक है, चक्रीय समाकलन। चक्रीय का मतलब होता है एक बंद पृष्ठ के लिए हम कर रहे हैं समाकलन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन। मान रखेंगे हम इन सबका, एक एक करके मान रखते हैं। तो देखो, समाकलन E इंटू dA का क्या होगा? E इंटू dA, कोण कितना है? cos 0 डिग्री इज इक्वल क्या होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम E को बाहर ले लें तो क्या बचेगा? समाकलन dA, cos 0 का मान 1 होता है, तो गुणा में 1 आएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या आ गया? E इंटू समाकलन dA इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा इसको देखिए, समाकलन dA क्या होता है? सतह का संपूर्ण क्षेत्रफल। कैसी सतह है? गोलीय सतह है। कितनी त्रिज्या है? R, और गोले का क्षेत्रफल क्या आपने पढ़ा है? 4 पाई R स्क्वायर होता है, इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो, 4 पाई R स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया क्या? वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। हमें कूलाम के नियम की बात करनी चाहे तो हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि कूलाम का नियम यहाँ से सिद्ध हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको पूरा करना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये भी मालूम है कि जो E होता है वो किसके इक्वल होता है? F अपॉन Q नॉट के इक्वल होता है। तब की स्थिति में क्या होगा? तब अगर हम यहाँ E की वैल्यू F अपॉन Q नॉट रखेंगे तो क्या हो जाएगा? F अपॉन Q नॉट इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर।
क्यू नॉट को उधर ले जाइए, जैसे ही क्यू नॉट को आप उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये आपका बचेगा एफ इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यही क्या है, यही कूलाम का नियम है। क्या आ गया, यही कूलाम का नियम है। तो एक सिंपल सा देख लीजिए, हमने क्या किया, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर बिंदु आवेश Q को रखा हुआ मान लिया है, जिसके कारण उस पूरे गोले से क्या होता है, फ्लक्स गुजरता है। जैसे ही आप अंदर रखोगे बल रेखा इस पूरे गोले से गुजरेंगी, उसी फ्लक्स का हम मान निकालते हैं गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स बराबर होता है Q/ε। फ्लक्स का फॉर्मूला हमको ये भी मालूम है, E वेक्टर इंटू DA वेक्टर होता है समाकलन, क्योंकि बंद पृष्ठ के लिए ले रहे हैं तो बंद पृष्ठ के लिए हमने चक्रीय समाकलन कर दिया। तो इस स्थिति में देखिए कितना आया, कूलाम का नियम हमारा सिद्ध हो जाता है यहाँ से। तो ये तो हम सिद्ध कर सकते हैं, एक बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि गॉस की नियम का अनुप्रयोग करके कूलाम के नियम को सिद्ध कीजिए। तो फटाफट सिद्ध कर सकते हैं हम, फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, बहुत आसान चीज़ें हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार मान लेते हैं। ठीक है, ये एक तार हो गया अनंत लंबाई का। ये हो गया अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार। अब अगर हम बात करें तो इस तार पर क्या है, माना प्लस क्यू आवेश, क्या है, प्लस क्यू आवेश इस तार पर एक समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू आवेश पूरे तार पर एक समान रूप से वितरित है। अब इस पर आवेश वितरित होगा तो ये नॉर्मल सी बात है, ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, एक खुद का क्षेत्र स्थापित करेगा। उसी क्षेत्र का हमें मान निकालना है। मान लीजिए कि हमको इस तार से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु P मालूम है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु P पर। ठीक है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बेटा जरा देखिए, इस बिंदु P पर अगर हम बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और किसका प्रयोग करना है, गॉस के नियम का। तो गॉस के नियम का प्रयोग करने के लिए हमारे पास एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। अब जैसे मान लो यही तार है, अब बिंदु की मैं बात करूं तो इस सिरे से इधर भी हो सकता है, सामने भी हो सकता है, कहीं भी 360 डिग्री में, नीचे तक कहीं भी। तो हम इसके चारों तरफ एक ऐसा पृष्ठ मानते हैं जिस पर हम कोई भी बिंदु ले लें, वहां पर सबकी दिशा दूरी कितनी रहे, आर। तो इस परिस्थिति में हमको क्या मिलता है कि हम इसके चारों तरफ एक कितनी लंबाई का, एल लंबाई और आर त्रिज्या का, एल लंबाई और आर त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। आर त्रिज्या का ये हो गया, दोनों तरफ बेलनाकार पृष्ठ मान रहे हैं। बेलनाकार पृष्ठ मानने के लिए क्या करते हैं, चलिए देखिए। ठीक, चलिए दूसरा, ठीक, चलिए ये एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हमने मान लिया। अब इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के लिए देखिए, ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, ठीक, इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ में देखिए, अगर हम इस पृष्ठ के वक्र तल पर, ये वाला जो तल है इस तल को क्या बोलते हैं, वक्र तल। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं समतल। ये समतल होते हैं दो, और ये क्या है, ये एक वक्र तल है। अगर हम इसके वक्र तल का, अगर हम तार को ये मान लें कि ये बेलन की अक्ष पर है, तो हम इसके वक्र तल का कोई भी बिंदु ले लें, सबकी दूरी तार से कैसी रहेगी, समान, और समान रहने के साथ साथ कितनी दूरी होगी, आर। तो हम कहीं भी ज्ञात कर सकते हैं।
हमने ये एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मान लिया, और बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मानने के बाद मान लीजिए हम इसके दोनों तलों की बात करते हैं। इस तल पर हमने एक छोटा सा अवयव ले लिया, ये इस अवयव के लिए अगर आप क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ये होगा। और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ। तो इस पर जो थीटा आएगा वो कितना आएगा, दोनों समांतर यानी कि 0। अगर यही हम क्या करते, एक अवयव हम यहाँ मान लेते, कौन से तल पर, इसके समतल पर, ऊपर और नीचे वाले समतल पर कहीं भी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वैद्युत क्षेत्र तो यही रहेगा बाहर की ओर। इस स्थिति में आपका जो क्षेत्रफल सदिश होगा यहाँ पर, क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा, ये। तब इस स्थिति में कोण कितना आएगा, 90 अंश। ऐसा ही कोण आपका ऊपर भी बनेगा। तो देख लीजिए बेलन के वक्र पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर आप बात करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच 0 का कोण बनता है, और समतल पृष्ठ पर बनता है 90 अंश का कोण। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि बेलनाकार तार के कारण बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तार के कारण बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, क्या हम प्रयोग करेंगे, गॉस का नियम। गॉस का नियम, ठीक है। गॉस के नियम का हम प्रयोग कर रहे हैं तो बेटा देखो गॉस के नियम का फॉर्मूला हमको मालूम है कि गॉस के नियम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, समाकलन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, चक्रीय समाकलन किसके इक्वल होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन। अब इसमें देखो बेलनाकार पृष्ठ में हमारे पास दो तल है। एक तल क्या है, एक तो है हमारे पास कितना, समतल। कितने समतल है, 2। तो एक समतल के लिए हम करेंगे ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। साथ ही साथ हमारे पास एक क्या है, वक्र है, वक्र तल है। वक्र तल के लिए भी हम ये करेंगे, क्योंकि तीनों तल पर अगर हम बात करें तो समतल और वक्र तल दोनों के लिए जो कोण आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। तो दोनों समतल एक साथ निकालेंगे, वक्र तल का फ्लक्स हम अलग निकालेंगे। इन दोनों का जो टोटल होगा वो किसके इक्वल होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो समतल वाले पृष्ठ के लिए देखो, समतल वाले के लिए क्या होगा, 2 समाकलन समतल क्या होगा, E इंटू डी ए, कितना कोण है इसका, cos 90, प्लस समाकलन वक्र E इंटू डी ए, कितना कोण है, cos 0 इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए cos 90 का जो मान होता है वो 0 होता है। cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0। बचेगा केवल क्या, ये। तो जब केवल हमारे पास ये बच रहा है तो अगर हम इस स्थिति में बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा E। देखो समाकलन से बाहर आ जाएगा, समाकलन से बाहर आ जाएगा E। जब E समाकलन से बाहर आएगा तो उस स्थिति में क्या बनेगा, E इंटू समाकलन किसका, वक्र पृष्ठ का क्या, डी ए इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस स्थिति में देखिए जरा, अब देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का, 2 पाई r, और ये जो लंबाई है हम ये मान लेते हैं कि ये लंबाई कितनी है, l है। कितनी है, l। तो 2 पाई r l किसके इक्वल, 2 पाई आर एल को उधर ले जाओ क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में निकालना है। तो E इज इक्वल क्या आएगा, Q अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब जरा इसमें ये देखो बड़े ध्यान से कि ये जो आपका आता है ना Q अपॉन एल, आवेश अपॉन लंबाई, इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ये क्या हो गया, रेखीय आवेश घनत्व। अगर हम इसका मान रेखीय आवेश घनत्व रख लेते हैं तो जैसे ही हम इसका मान रेखीय आवेश घनत्व रखेंगे क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा हमारा E इज इक्वल क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
अगर हम इसमें क्या करें, हम 2 का मल्टीप्लाई कर लें इस पूरे में, एक तो फार्मूला ये आ गया, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और अच्छा करना चाहते हैं तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं ई। देखना ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा अलग। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर कितने का गुणा हुआ है, 2 का, तो लैम्डा की जगह क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, और अपॉन में इधर क्या बचेगा आर। ये फॉर्मूला आ गया किसी आवेशित लंबे चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। समझ लीजिए बड़ी आसानी से, आप एक तार मान लीजिए, उस तार के चारों तरफ आप एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मानते हैं, और जैसे ही आप उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं तो पृष्ठ में 3 तल है, 2 समतल और एक वक्र तल। समतल का फ्लक्स 0 हो जाता है, क्योंकि समतल पर इस स्थिति में तार के लिए जो समतल पर कोण बनता है वो कितना बनता है 90, और फॉर्मूले में आता है cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, जैसे ही रखोगे ये 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा। इस स्थिति में आप इसको निकाल लीजिए, तो ये आएगा E इज इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अगर हम 2 का ऊपर 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको फटाफट, फिर आगे इससे संबंधित 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है अनंत लंबाई की आवेश रेखा 2 मीटर की दूरी पर 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ई दे रखा है कितना 2.0, नहीं ई नहीं है, ये आर है, सॉरी, ये क्या दे रखा है आर। ठीक है, आर कितना दे रखा है 2 मीटर। वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न कर रहा है 2 मीटर पर 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। लैम्डा पता लगाना है ना। देखो बहुत ही आसान है ये तो सॉल्यूशन बहुत आसान है। अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो अभी जस्ट हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, ये देखिए E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। यही फार्मूला में अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर। क्लियर? रखिए मान रखेंगे तो E का मान कितना है 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴, सॉरी माइनस नहीं है बेटा, प्लस है, +4। ठीक है, इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 लैम्डा पता करना है, आर का मान भी कितना है 2। जो जो कैंसिल होते बनता है उसको कैंसिल कर दीजिए। क्या कैंसिल हो रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 4.5 से इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा 2। ये सब इधर लेके आओ, क्या बचेगा आपके पास 10⁻⁴ बटे 2 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल लैम्डा। जरा देखिए 10⁻⁹ ऊपर, इसको अगर हम चाहे तो हम इसको ये लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻3, 10⁻4 को अपॉन में कितना है 2 इंटू 10⁻9 इज इक्वल किसके, लैम्डा के 2 से कैंसिल करो 5 आएगा, तो कितना आया वैल्यू लैम्डा का 5 इंटू 10⁻9 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 3 प्लस का था 9 माइनस का कितना बचा 10⁻⁻⁶ कूलाम प्रति मीटर। आ गया आपका आंसर। क्लियर? ठीक है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसानी से इनके आंसर हमको मिल जाते हैं। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व 4 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर है। फिर से समझिए, आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा कितना है 4 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर।
माइक्रो कूलाम प्रति मीटर का मतलब है 4 इंटू 10 की घात -6 कूलाम प्रति मीटर। रेखा से 4 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर? 4 मीटर की दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। करिए सॉल्यूशन फटाफट, वही अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। ई इसका मान 9 इंटू 10 की घात 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, इंटू 2 लैम्डा कितना है 4 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन आर कितना 4 मीटर। 4 से 4 कैंसिल, 9 दूनी 18, कितना आया ये 18 इंटू 10 की घात 3, 9 में से 6 माइनस हो जाएगा, 18 इंटू 10 की घात 3 क्या आता है मात्रक इसका? न्यूटन प्रति कूलाम। आ गया? तो ये आ गया आपका इसका आंसर। देखो बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा हमको। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही बड़े आसान क्वेश्चन आएंगे जिनमें ज़्यादा मेहनत हमको नहीं करनी पड़ेगी, बड़ी आसानी से हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेट है, कैसी है? अनंत विस्तार की। ठीक, चलिए ये एक अनंत विस्तार की एक आवेशित प्लेट है। ऐसी नहीं मानते, चलिए इसको थोड़ा सा अलग मान लेते हैं इस तरीके से। चलिए एक प्लेट हम मान लेते हैं, ये रही, ये अनंत विस्तार की एक आवेशित प्लेट है और इस प्लेट पर क्या है? +q आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। +q आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है और इसकी जो आवेश घनत्व है, आवेश का पृष्ठीय, सतह का पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना है? सिग्मा। हमको करना क्या है कि अगर ये सतह यहाँ पर रखी होगी तो नॉर्मल सी बात है कि अपने चारों तरफ क्या करेगी? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। हमको उसी वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, उसी वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अगर हम उसी वैद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए बात करें तो अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात देखिए, मान लीजिए इस प्लेट से कितनी दूरी पर? r दूरी पर, इस प्लेट से r दूरी पर एक कोई बिंदु है P। ठीक है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब ये बिंदु P इधर भी हो सकता है या पीछे भी हो सकता है, ऐसा तो कभी नहीं बोला जाएगा कि सामने, पीछे भी बोला जा सकता है। तो हम करते क्या है, हम इस P के सममित एक दूसरा बिंदु इधर मान लेते हैं, उतनी ही दूरी पर, सममित का मतलब है सेम दूरी पर P डैश। और वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें गॉस का नियम लगाना है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, P और P डैश से गुजरने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मानते हैं कि जो इस तल से इस तरीके से गुजरता हुआ जाए। और P, बिंदु P और P डैश कहाँ होंगे? P और P डैश इस बेलनाकार पृष्ठ के, P और P डैश की अगर बात करी जाए तो P और P डैश इस बेलनाकार बेलन के समतल पृष्ठों पर होंगे। कहाँ होंगे? इस बेलन के समतल पृष्ठों पर। ठीक है, देखिए ये P, ये हमने एक बेलनाकार पृष्ठ मान लिया जो इसके आर पार है इस तरीके से। ठीक है, नीचे से ये आया होगा, इसके आर पार होगा। अब यहाँ पर देखिए, हमने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मान लिया, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ माने। अगर हम इस गॉसियन पृष्ठ पर दो क्षेत्रफल अवयव ले लें, दो हमने अवयव ले लिए, यहाँ पर देखिए इस पर ये वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। और इसका क्षेत्रफल सदिश किधर हो गया? इधर हो गया। दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है? 90। समझ लीजिए, इस बिंदु पर प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र तो इधर होगा, बाहर।
क्षेत्रफल सदिश इसका इधर आ गया, कितना कोण बन गया 90। वहीं अगर हम इसका एक समतल ले लें, इसके समतल का एक अवयव ले लें, तो बेटा देखो इस अवयव पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र की बात करते हो तो इस अवयव पर वैद्युत क्षेत्र तो इधर होगा बाहर की तरफ, और साथ ही साथ इसका जो क्षेत्रफल सदिश भी होगा वो भी किधर होगा, इधर ही होगा। इस स्थिति में इन दोनों के बीच का कोण कितना बन जाएगा, 0, दोनों समांतर हो जाएंगे 0। तो वही फिर से हम यूज करेंगे अगर हम यहाँ पर बात करें कि बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, मान लीजिए ये जो बेलन है, बेलन के इस तल का क्षेत्रफल आपने कितना माना है a, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। कितना फ्लक्स गुजरेगा, फिर से वही फॉर्मूला, समाकलन E वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर इज इक्वल Q अपॉन एफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें भी दो तल है, तो समाकलन पहला कौन सा आएगा, वक्र E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस समाकलन कौन सा, समतल, कितने हैं समतल 2, तो E वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, दोनों का टोटल कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वक्र पृष्ठ का देखो बेटा, वक्र के लिए जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आएगा, E इंटू डी ए कॉस 90 प्लस 2 समाकलन समतल E इंटू डी ए कॉस 0, इसका मान हो गया आपका Q अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो कॉस 90 का मान 0 होता है, इस स्थिति में ये पूरा कितना हो गया 0, बचा केवल कितना, ये वाला बच रहा है केवल। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आएगा 2, E बाहर आ जाएगा समाकलन से, समाकलन डी ए इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समाकलन डी ए का मतलब होता है a, डी ए का समाकलन a इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ से अगर हम 2 और a को ट्रांसफर करके इधर लेके आए, जब 2 और a को हम ट्रांसफर करके लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, E इज इक्वल Q अपॉन 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो आपका Q अपॉन a बन रहा है, Q अपॉन a को ये क्या बोलते हैं, आवेश घनत्व सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। तो ये मान हम इसमें रखेंगे, जैसे ही हम ये मान इसमें रखेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, E इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, देखो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, क्या किसी समतल आवेशित प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र दिए गए बिंदु की दूरी पर निर्भर करता है, तो नहीं करता। देखिए पूरे डेरिवेशन में कहीं भी हमने इस R को प्रयोग नहीं किया, यानी कि जो प्लेट है, समतल आवेशित प्लेट जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी वो प्लेट के समीप जितना होगा उतना ही प्लेट से दूर भी होगा, वो उसकी दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। क्लियर, तरीका दोनों में एक ही है। पिछले वाले में समतल पृष्ठ का 0 हो जाता था, वक्र पृष्ठ का निकलता था, इस वाले में वक्र पृष्ठ का 0 हो रहा है, फ्लक्स समतल का निकल रहा है, और उसी से हमने निकाल लिया वैद्युत क्षेत्र। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, देखते हैं क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं। तो देखिए पहला दिया है, किसी चालक पदार्थ की प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व +1 माइक्रोकूलम, आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा कितना दिया है, +1 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर और होगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लेट के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो दूरी की जरूरत ही नहीं है, समीप वर्ड यूज कर दिया, बात खत्म। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, क्या फॉर्मूला आया था, E इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखो E सिग्मा कितना है, 1 × 10⁻⁻⁶
6/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्लियर? सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, E इज इक्वल, गुणा करिए 10 की घात, ये 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा प्लस का, अपॉन ये हो जाएगा 17.7 2 इंटू 8.85। ठीक है, 10⁻6 को आप ये लिख लीजिए इस तरीके से 100 इंटू 10⁻4 अपॉन 17.7। क्लियर? 17.7 ये जो अपॉन में था इसको हमने लिख लिया। ठीक, अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें कितना आएगा, 5 पॉइंट कर लीजिए, 17 85, ठीक है, 7 पना 35, 5.6 इंटू 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर? तो ये आएगा आपका आंसर। ओके, ये आएगा। देखो बड़ा इजी है, जो हमको डिटेल्स दी जा रही हैं हम उन्हीं डिटेल्स को एज इट इज़ वैसा का वैसा ही प्रयोग कर रहे हैं, और वैसा का वैसा प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्लियर? ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं इससे बेस्ड क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, 1.770 इंटू 10⁻⁻11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखो दो प्लेटें दी गई हैं, एक प्लेट मान लीजिए ये है और दूसरी प्लेट भी इसी के समीप ये दी गई, दो प्लेटें हैं। फर्क क्या है कि इस पर धनावेश है, इस पर ऋणावेश है, दोनों का घनत्व दिया गया है कैसा, दो आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, दोनों का पृष्ठ घनत्व कितना दिया है, सिग्मा हमको मालूम है 1.770 इंटू 10⁻⁻11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है दोनों प्लेटों के बीच। ठीक है, तो दोनों प्लेटों के मध्य अगर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है तो आप बेटा देखो मध्य की तीव्रता क्या होगी। हम दोनों प्लेटों के मध्य एक बिंदु मान लेते हैं, ये मान लीजिए बिंदु, इस बिंदु पर कितने वैद्युत क्षेत्र होंगे, कायदे में दो होंगे। एक वैद्युत क्षेत्र, ये प्लेट 1 मान लीजिए, ये प्लेट 2 मान लीजिए। प्लेट 1 का वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, प्लेट 1 का भी वैद्युत क्षेत्र इसको बाहर की ओर यानी कि इधर की ओर धकेलेगा, E1। प्लेट 2 ऋणावेशित है, ये इसको क्या करेगी, अपनी ओर खींचेगी, E2। तो देखो दोनों वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ समान दिशा में। जब समान दिशा में हो जाएंगे तो समान दिशा के लिए वैद्युत क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे, प्लेटों के मध्य, प्लेटों के बीच दो वैद्युत क्षेत्र हैं, यानी कि E वेक्टर इज इक्वल क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, यानी कि E इज इक्वल, दोनों समान दिशा में है तो E1 प्लस E2 रखिए मान। तो E इज इक्वल क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये आएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल। अब मान रख देते हैं, सिग्मा का मान कितना है 17.70 इंटू 10 की घात -11, और ये है आपका 8.85 इंटू 10 की घात -12। 8.85 इंटू 10 की घात -12 से इसको कैंसिल करोगे कितने बार, 2। 10 की घात -12 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 12 में से 11 कम होगा, 10 की घात 1, तो 2 इंटू 10 की घात 1। इसका मतलब टोटल जो आएगा इसका आंसर वो कितना आएगा, E इज इक्वल आएगा 2 इंटू 10 टू दी 1 आ रहा है, दैट मीन्स
न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर? तो ये आ गया इसका आंसर, दो प्लेटों के मध्य। वैसे तो इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट अगर मान लो आपसे कह देते कि दोनों प्लेटों के मध्य हम पूछ के इस तरीके से कह देते कि इस बिंदु पर, तो बेटा देखो इस पर भी दो वैद्युत क्षेत्र होते, इसका किधर होता बाहर E1 और दूसरे वाले का किधर होता अंदर E2। इस बिंदु पर देखो तो ये धनावेश है इसका इधर E1 और ये ऋणावेश है तो इसका इधर E2। इन दोनों बिंदुओं पर बाहर वालों पर कैसी होती समान, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछी नहीं गई। क्लियर? चलते हैं आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होती है, जो दिया है हम उसको एक एक करके नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दे रखा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। तो वायु का रोधन यानी कि इंसुलेशन टूट जाता है। बताइए 5 मीटर व्यास, व्यास कितना दिया है? 5 मीटर। तो अगर हम यहाँ से त्रिज्या निकालें तो कितनी आएगी? क्योंकि R चाहिए होती है, त्रिज्या कितनी आएगी? 5/2 यानी कि 2.5 मीटर। 5 मीटर व्यास वाले धातु के एक गोले पर अधिकतम कितना आवेश संचित किया जा सकता है? ठीक है, अगर हम धातु के गोले का आवेश निकालें, धातु के गोले के लिए क्या फॉर्मूला होता है? धातु के गोले के लिए E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। रखो जरा मान, E का मान 3 × 10⁶, इसका मान 9 × 10⁹, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 × 10⁹ इंटू Q हमको निकालना है, अपॉन R मतलब 2.5 का होल स्क्वायर। 3 से कैंसिल करो इसको, 3 आएगा, ये इधर गुणा में आएगा तो 2.5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 का होता है 125, तो 25 का 625, 6.25 इंटू 10⁶ अपॉन ये 3 इधर आ जाएगा इंटू 10⁹ Q। कितना आया Q? देख लो, ये इधर गुणा हो गया, ये गुणा में था, ये भाग में आ गया। तो ये 6.25 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 2.08 इंटू 10⁹ ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -9 + का 6 कितना बचेगा? -3 कूलम। तो 2.08 इंटू 10⁻³ कूलम का आवेश उस गोले पर संचित किया जा सकता है। क्लियर? समझ लीजिए, बड़ा आसान है। ठीक है, तो आज देखते हैं आगे क्या है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, इसके आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो।